औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। 2022 LHC 3000 ये इसका नंबर है। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और रिट पिटिशन नंबर है 1787/2022। सैयद अहमद शेर वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इस केस को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस के हवाले से है और इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है वो देखते हैं कि जनाब, द सोल ग्राउंड pressed by the learned counsel for the petitioner in challenging the impugned decision is that the learned courts below have not correctly interpreted section 17 of the Family Court Act 1964 Act, in as much as the learned family court had no jurisdiction to pass a decree for the recovery of maintenance with effect from the date of institution of the suit. ये जो ग्राउंड है जिसमें 17A फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत ऑर्डर किया है फैमिली कोर्ट ने, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया है कि ये इस अदालत ने 17A फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत जो फैसला किया है कि मेंटेनेंस मिलेगा उस वक्त से जब सूट फाइल किया गया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ये पिटिशनर का कहना है कि ये गलत किया गया है। According to him, the authority possessed by the family court while invoking section 17A is limited to pass a decree for the recovery of maintenance from the date of such decree. अब इसका जो पिटिशनर है उसका कहना है कि फैमिली कोर्ट के पास सेक्शन 17A(1) के तहत उसके पास जो है वो डिग्री जो जारी करने का अख्तियार है वो ये है कि फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री, जिस दिन वो डिग्री होगी उस दिन से उसको जो है नानो नफ़का की जो वसूली का ऑर्डर करने का अख्तियार है। ये नहीं है कि जनाब डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से जब केस फाइल किया उस वक्त से डिग्री कीजिए। ये क्वेश्चन उठाया गया जी। अब हम इस केस का जायज़ा लेते हैं। इन पाकिस्तान द मेंटेनेंस विद रिगार्ड टू मुस्लिम चिल्ड्रन इज गर्न्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड इन अदर केसेस एज पर एप्लीकेबल पर्सनल लॉ एंड द प्रोविजन ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 इन दिस रिगार्ड एसेंशली गवर्न ज्यूरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। पाकिस्तान में जो मेंटेनेंस है वो मुस्लिम चिल्ड्रन के हवाले से जो किया जाता है उसमें इस्लामी तालीमात का जो है वो के मुताबिक वो लगाया जाता है और उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की जो प्रोविजन है इस हवाले से वो देखी जाती हैं। द प्रोविजन हैज़ बीन वेल यूनिसेटेड बाय द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द केस ऑफ हुमायूं हसन वर्सेस इस्लान हुमायूं एंड अदर इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जिसका अब ये रेफरेंस देने लगे हैं। ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि मेंटेनेंस के हवाले से एक मुस्लिम माशरे में क्या होना चाहिए। तो जनाब ये जो हुमायूं हसन वाला केस है इसको अब देखते हैं। There can be no cavil with the proposition that the maintenance issues in relation to Muslim relatives shall be governed and regulated by the principal injunction of Islam, that is, as per the personal law of the parties in this context, according to section 369 of the Muhammadan law by D.F. Mullah. Maintenance means and includes food, lodging. However, it may be observed that from the very language of the above section, such definition is neither conclusive nor exhaustive, and in our view, it undoubtedly has a wider connotation and should be given an extended meaning. उन्होंने कहा जनाब ये खाना पीना की जो मोहम्मदन लॉ में डेफिनेशन की गई है इसको मज़ीद
जो है ना वसी मैनों में इसको डिस्कस किया जा सकता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एंड कैटरिंग फॉर द प्रेजेंट डेज सोशल फिजिकल मेंटल ग्रोथ अपब्रिंगिंग एंड वेल बीइंग ऑफ द माइनर कीपिंग इन द माइंड the status of the family, the norms of the society, and his educational requirement, which has now attained utmost importance. लेकिन जनाब इसमें समाजी रवैये, माशी मामलात, ख़ानदान का सोशल स्टेटस, बच्चे की सेहत के मामलात, उसकी एजुकेशन के मामलात को सबको देखना पड़ता है उसके मेंटेनेंस के मुताबिक। जो मोहम्मदन लॉ में कहा गया कि जी उसकी फूड और लॉजिंग एंड रेमेंट है, सिर्फ उस वक्त उस हद तक नहीं रहा जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, बट ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड commensurating with the means and the capacity of the father to pay। ये बात दुरुस्त है कि इसमें हमने ये देखना है कि बाप की क्या जो है वो सलाहियत है पे करने की, क्या बाप के पास जितने वसाइल हैं कि वो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। मसलन बाप जो है अगर तो खुद वो बड़ा अमीर है और वो बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो बच्चों को फिर बच्चा कच्ची बाती में तो नहीं ना रहेगा। बच्चे को अब बाप अगर करोड़ों रुपए का बिजनेस का मालिक है तो उसको फिर म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में तो नहीं ना दाखिल करवाएगा। उसको तो नाना नफ़का फिर ज़ाहिर है उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से मिलेगा जो आजकल के दौर में बना हुआ है। तो ये चीज़ें सारी जो है वो देखनी पड़ती है, लेकिन फादर की पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाती है। एनी हाउ द सेम ज्यूरिस्ट in section 370 of the book has elucidated the liability of the father to pay the maintenance to his children as follows। अब उन्होंने फिर मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 370 का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों को और पोतों के लिए खर्चा। A father is bound to maintain his sons until they have attained the age of puberty। बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, लड़कों को, सन्स की बात हो रही है, लड़कों को उस वक्त तक खर्चा देने का पाबंद है जब तक कि वो बालिग ना हो जाएं। ही इज़ आल्सो बाउंड टू मेंटेन हिज डॉटर अंटिल दे आर मैरिड, और अपनी बेटियों को उस वक्त तक खर्चा देने का, उनको मेंटेन करने का, नाना नफ़का देने का पाबंद है जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। बट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज अडल्ट सन अनलेस दे आर डिसेबल्ड बाय द इन्फर्मिटी और डिजीज़। लेकिन वो अपने जो बालग बेटे हैं उनको वो राउंड नफ़का देने का बाप पाबंद नहीं है। हाँ, अगर वो डिसेबल हैं, माजूर हैं, तो फिर या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिससे वो कोई काम वाम नहीं कर सकते, तो फिर बाप की जिम्मेदारी है। द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन आर इन द कस्टडी ऑफ देयर मदर ड्यूरिंग देयर इन्फेंसी सेक्शन 352 डज नॉट रिलीव द फादर फ्राम द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग दैम। बच्चा जब शीर ख्वार है, वो अपनी माँ के पास है, तो उससे फिर बाप को बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता उनको नालो नफ़का देने में। बट द फादर इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन ए चाइल्ड हु इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन आउट ऑफ हिज और हर ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन बाप जो है वो बाउंड नहीं है बच्चे को मेंटेन करने का, जो कि कैपेबल है, अपनी जो है उसके पास खुद वसाइल हैं। इफ़ अब इसका सेकंड सेक्शन का जो सब सेक्शन 2 है, इफ़ द फादर इज़ पुअर एंड इन capable of earning by his own labor, the mother, if she is in easy circumstances, is bound to maintain her children as their father would be। अगर बाप बहुत गरीब है और उसकी कमाई इतनी नहीं है और माँ के हालात ठीक है, तो माँ बाउंड है फिर बच्चे को फीड करने के लिए, बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए, नानो नफ़का देने के लिए। तीसरा सब सेक्शन इसका ये है जी, इफ़ द फादर इज़ पुअर एंड इनफर्म एंड द मदर आल्सो इज़ पुअर, माँ बाप दोनों गरीब है, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द चिल्ड्रन लाइज ऑन द ग्रैंड फादर प्रोवाइडेड ही इज़ इन ईजी सर्कमस्टेंसेस। अगर माँ बाप दोनों गरीब हैं, नहीं बच्चे की कर रहे परवरिश, तो फिर दादा जो है वो उनको नानो नफ़का देने का पाबंद है। ये मोहम्मदन लॉ के सेक्शन जो है, मोहम्मदन लॉ में ये डिस्कस की गई ये चीज़ 370 सेक्शन में, उसका 370 सेक्शन का 1, 2 और 3 में ये बातें की गई हैं।
ये दोस्तों हमने डिटेल से बात की. फ्रॉम द अबव इट इमर्ज दैट सब्जेक्ट टू द conditionalities mentioned therein, a father in the normal course is bound to maintain his son only till the time he attains the age of puberty. However, there is an exception to this rule, and that is disability of the son by infirmity or disease, in which case the obligation of the father is extended for his adult son as well. अब ये जो कुछ हमने डिस्कस किया इसमें यही है कि बच्चे को जब तक वो बालग बच्चा हो जाता है उस वक्त तक उसका बाप उसको मेंटेन करने का पाबंद है, लेकिन अगर वो डिसेबल है बच्चा और वो काम नहीं कर सकता या उसको ऐसी कोई बीमारी लग गई है तो फिर भी बाप मेंटेन करेगा. अगेन इन इंटरप्रेटिंग द वर्ड मेंटेनेंस सम रीजनेबल स्टैंडर्ड मस्ट बी अडॉप्टेड. अदालत हजूर ने यहाँ पर यह कहा है, अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने, कि मेंटेनेंस के हवाले से इसको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ हमें रीजनेबल स्टैंडर्ड जो है ना वो अडॉप्ट करने चाहिए. Whilst it is not confined merely to food, clothing and lodging, इसको सिर्फ जो है वो खाना, कपड़े पहनना और रिहाइश के में कैद नहीं कर देना चाहिए इन बातों को. It cannot by any stretch of imagination be extended to incorporate within its education at higher level and infinitum. What is necessary to decide in this connection is to find out as to what amount of education has to be attained by the child concerned, having regard to the status and other circumstances of his family. तो इसमें ये देखना है कि उसकी जो फैमिली है, उनका जो सोशल स्टेटस है, उसके मुताबिक क्या वो तालीम हासिल कर रहा है. जैसे मैंने वही कहा कि अगर उसके जो है कज़न्स जो हैं वो शोफात या लाहौर लाइजियम में पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ उनके, तो फिर जाहिर है उनको वो कोई छोटे से स्कूल में म्यूनसिपलिटी में तो नहीं ना वो दाखिल होगा कि उसके बाकी जो कज़न्स हैं वो वहाँ पढ़ते हैं तो उसको भी फिर उसी स्टैंडर्ड के, जहाँ महंगा स्कूल है, महंगा समझा जाता है ना, या चीसन में पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये महंगे स्कूल समझे जाते हैं पाकिस्तान में. इसी तरह उसमें स्टेटस देखना है कि उसको किस तरह के सर्कमस्टेंसेस और सोशल स्टेटस एनवायरनमेंट है. अगर वो फैमिली जो है वो गाड़ियों में फिरने वाली है तो ज़ाहिर है उसको फिर साइकिल तो नहीं ना बाप लेकर देगा, उसको गाड़ी वाला माहौल बनाकर. दस इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू से दैट द चाइल्ड ऑफ ए ट्रेड्समैन कैन मेंटेन इटसेल्फ बाय वर्किंग एज कूली और बाय थाइमिंग. ये इस तरह नहीं है कि एक बिजनेसमैन का बेटा जो है उसको इतना मेंटेनेंस दिया जाए कि वो जिस तरह के कुल्ली के बच्चे को. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट द चाइल्ड मस्ट बी मेंटेन अंटिल इट इज इन अ पोजीशन टू अर्न हिज ओन लाइवलीहुड इन एन ऑनेस्ट एंड डिसेंट मैनर इन कीपिंग विद हिज फैमिली स्टेटस. अच्छा जनाब, ये बड़ी अच्छी कि सिर्फ बालग होने तक खर्चा नहीं देना, बल्कि उसको जो रोज़गार के लिए वो जब तक बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता बेटा कि वो रोज़गार कमाने के काबिल हो जाए फैमिली स्टेटस के मुताबिक, तब तक उसकी मेंटेनेंस करनी है. ये डिस्कशन है जी इसके बारे में. द ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली कोड इन पाकिस्तान governed by section 17A of the Family Court Act 1964 for proper analysis of argument of learned counsel for the petitioner, it would be advantageous to reproduce the relevant provisions section 17A of the act as substituted by the Punjab Family Courts Amended Act 2015. ये 17A सेक्शन है जी जिसको अमेंड किया गया था 2015 में. क्या कहता है जी 17A सेक्शन की कार्रवाई क्या होती है मेंटेनेंस की. In a suit for maintenance, the family court shall, on the date of the first appearance of the defendant, fix interim monthly maintenance for a wife or a child, and if the defendant failed to pay the maintenance by 14 days of each month, the defense of the defendant shall stand struck off, and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of averments in the plaint and other supporting documents on record of the case. अगर तो जब वो अपीयर हुए हैं और अपीयर होने के बाद उन्होंने जनाब बंदा मुखालफ पार्टी अपीयर हो गई है और उन्होंने बीवी को या बच्चे को जिसका भी मेंटेनेंस है उसका अपीयर होने के बाद जवाब जमा नहीं कराया, on the date of the first appearance of the defendant, fix interim monthly maintenance for a wife. इंटरम मेंटेनेंस फ़ौरन उन्होंने कहा अगर नहीं करेगा तो उसका राइट
स्टक ऑफ हो जाएगा डिफेंस का। वो जो उस प्लेंट में डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसकी बेस पर वो कर देंगे फैसला कि इसको कितना मेंटेनेंस लगाना। ऑन परसूअल ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट इट इज़ necessary that in the suit of maintenance the family court is required to pass an order fixing interim monthly maintenance for wife or a child. The use of word shall on the face of it indicates that the said requirement is imperative in character. Shall का मतलब है कि लाजमन, it is not mentioned here is a may, लाजमन है shall का मतलब। Such an order is required to be passed on the date of the first appearance of the defendant. Defendant जैसे ही पेश होता है तो पहली डेट पर ही लगा देना चाहिए, लगाना होगा। द पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अपरेंटली इज टू इंश्योर सबसिस्टेंस ऑफ वाइफ और अ चाइल्ड टिल फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ हिज और हर एंटाइटलमेंट द मेंटेनेंस। इसका ये होता है कि फौरी तौर पर इंटरम मेंटेनेंस लगा दिया जाए ताकि उनका बीवी हो या बच्चे हों तो उनका निज़ाम ज़िंदगी चल सके जब तक कि फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हो जाता। The interim monthly maintenance so fixed by the court is payable by 14th of each month. हर महीने की 14 तारीख जो है को अदा होना होता है। A sanction has been created by the legislative in the form of striking of defense of the defendant followed by a decree to be passed to guard against failure of the defendant to pay interim monthly maintenance in compliance of the order of the court. The striking of the defense in the case of default in the payment of interim maintenance is mandatory and no discretion in this regard is conferred upon the court. ये जनाब उसका राइट स्टक ऑफ कर दे अदालत अगर वो पेमेंट नहीं करता। इस हवाले से कोई अदालत को डिस्क्रिशन नहीं है कि वो करे या ना करे, बल्कि उसे करनी होगी। Likewise, the striking of the defense in such case is automatic, not dependent upon an order of the court in this way. यानी ये ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर हो जाना है, उनका राइट स्टक कर दिया जाएगा अगर वो खर्चा नहीं जमा करेंगे। विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशन द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्ट्रक ऑफ। ये लेजिस्लेटिव का जो इसमें मौकफ है वो ये बता रहा है। द एक्सप्रेशन डिफेंस स्ट्रक ऑफ मीन्स द डिफेंडेंट वुड नॉट बी इंटाइटेड टू रिलाई ऑन एनी डिफेंस सेट अप by him in his written statement and the court would not give any weight to the same. However, the court has been required by the legislative to degree the suit for maintenance on the basis of averments in the plaint and other supporting documents on record of the case. Being a clause, ये जनाब उसमें बताया गया है कि ये है मामला सारा मेंटेनेंस की अदायगी के हवाले से बड़ी डिटेल में हमने आपके साथ देर इज़ नथिंग इन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट दैट suggest expressly or by necessary implication that after striking a defense of a defendant the degree passed by the family court for the recovery of maintenance allowance shall be restricted or limited to the period commencing the date of degree and not before that. In the absence of any such restriction or limitation in section 17A1, a claimant is entitled to the maintenance when the respondent failed to maintain his wife or son even for the period prior to the date of institution of the suit. The respondent number 3 was therefore clearly entitled to the degree for recovery of maintenance of respondent number 4, minor son of the respondent, from the date of institution of the suit. वो कहते हैं जनाब 17A के तहत तो डिग्री केस फाइल होने से पहले का भी वो जो है वो मेंटेनेंस की डिग्री जारी कर सकती है कि पहले से भी केस फाइल होने से पहले की डेट है तो उसमें भी दे सकती है। और सूट फाइल होने जब सूट फाइल किया वहाँ से भी दे सकती है। लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज फेल्ड टू पॉइंट आउट एनी अदर इलीगैलिटी और jurisdiction error in the impugned judgment and degree warranting interference of this court in exercise of jurisdiction under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. For the foregoing reason, in the instant writ petition is dismissed in limine being devoid of any merit. उनका जी इसका कोई मेरिट शेरिट नहीं बनता और जो ये सूट है ये ठीक हुआ। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वीडियो में मैंने आपको जजमेंट दी थी मोहम्मद आरफ वर्सेस उस्मा अफसर एंड अदर 2011 SCMR 374 है और एक इसमें है अब्दुल गफूर वर्सेस महमूद अहमद एलियस असगर एंड अदर, ये 2003 SCMR 764 है। ये चीज़ें
इसके अंदर थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। द प्राइमरी क्वेश्चन involved in this case is whether the degree passed by the family court for the recovery of maintenance under section 17A 1 of the act can only be for the period of commencing the date of degree and not prior to that। इसमें क्वेश्चन ये था कि जो डिग्री जिस वक्त से डिग्री हुई है उस वक्त से मेंटेनेंस लिया जाए, जब से केस इंस्टीट्यूट किया है, सूट इंस्टीट्यूट किया है, उस वक्त से ना ली जाए, ये क्वेश्चन उठाया गया था। टू आंसर दैट क्वेश्चन it is imperative to refer to certain fundamental principles governing the grant of relief in suit for it to succeed. The claim of a party against another must be based on a cause of action। जो पार्टी इसको उठाती है इस इशू को, वो लाजमन cause of action से होता है। Infringement of a right, title or interest recognized by law of the land, जिसमें उसका जो राइट है उसकी खिलाफ वर्जी कोई की हो। Generally speaking, in civil litigation, the entitlement to any relief covers the period commencing actual of the cause of action। सिविल केसेस में आमतौर पर यही होता है कि जो अक्रूवल होती है, जो आउटस्टैंडिंग दी जाती है, जब काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ उस वक्त से दी जाती है। सच एंटाइटलमेंट में हाउएवर बी कंट्रोल्ड, curtailed or restricted by an appropriate legislator by express words or necessary implication। Additionally, in cases where claimant succeed in establishing a cause of action but without proof of the exact date of accrual thereof, relief is usually granted from the date of institution। कहता है बहरहाल अगर तो जो क्लेम करने वाला है वो साबित कर देता है कि काज ऑफ एक्शन फलान डेट से हुई है, तो उसको फिर उस वक्त से अक्रूवल, उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिल जाती है।